अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज का ये जो प्रोग्राम है, ये साल का पहला प्रोग्राम है, बिल्कुल इब्तिदाइया नया साल है, सब कुछ बदल रहा है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया होगा। लोग कहते तो यही है, पता नहीं क्या बदल रहा है। आप देखें ना आपकी ज़िंदगी में क्या बदल गया। नया सूट, नए कपड़े, नहीं, कोट मेरा पुराना है, कोट मेरा पुराना है, अंदर जो शर्ट मैंने पहनी है वो नई है। वो नहीं है, देखे तो नए हो गया ना, नया बस ठीक है। तो नया कुछ हो गया ना आपके पास, सही है बिल्कुल। तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में नई नई चीज़ें हो रही हैं, नए नए साल आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि नया साल बदलना है, हाँ। कोई कह रहा है नया साला बदलना है। मतलब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन ये कि लोग चाहते हैं कि कुछ बदले, साल ही तक रहे। मेरा ख्याल है उसके आगे हे या अलिफ ना लगाए वरना बहुत कुछ बदल जाएगा फिर आपकी जिंदगी में। तो क्या करें भाई, अब क्या उसको मना तो नहीं कर सकते ना। बस फिर क्या हो सकता है, फिर उसके बाद जो आपका हाल होगा, तब्दीली, असल तब्दीली फिर आप में आएगी। बस ये हमारे दोस्त हैं, वो चैलेंज ले लिया, उन्होंने कहा साल तो सबका बदला है, मैं साला बदलूंगा। फिर हमने उसे समझाया कि देखो बेटा ये मामला खतरनाक होगा। मतलब मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ नया साल ही नहीं मनाऊंगा, मैं नया साला भी मनाऊंगा। बिल्कुल। बहरहाल लोग बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ चाहते हैं। हाँ बिल्कुल तो, और लोगों की ख्वाहिशात भी होती हैं कि भाई अब नया साल है तो अब हम कुछ नया करें, कोई नया अहद करें, कोई नए पैमान, कोई वफा, कोई नए अपने आप से वादे कर लें। हाँ। क्योंकि जब आप अपने आप से वादा करेंगे उसको पूरा करने की कोशिश तो खैर 2 जनवरी से 3 जनवरी से ही ख़त्म हो जाती है। वो तो इंसान बस सिर्फ 31 दिसंबर को लोगों से बातें करने के लिए बिल्कुल, थोड़ी देर बाद फिर आप कहने लग जाते हैं, 2-3 दिन बाद आप कहने लग जाएंगे अच्छा अब कुछ और तो नहीं बदला, बस सिर्फ नंबर बदल जाता है। वो 2021 की जगह 22 लिखे आप। बिल्कुल, 2022 है तो बस 22 है तो बस ठीक है, 22 है तो वैसे ही है। लेकिन ये कि आप लोगों ने क्या क्या इस नए साल में कार्रवाइयाँ डालनी है, क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या अहद किए, इस पर हम आज बात करेंगे। प्लानिंग आपकी कोई प्लानिंग है? मेरी फिलहाल अभी मैं उस बोर्ड में आ रही हूँ ऐसा बड़ी जल्दी आ गया नया, एक्चुअली बड़ी जल्दी आ गया नया साल, अभी मैं तैयार नहीं थी। खैर ये 1 साल ही चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा वो। बिल्कुल सही। अच्छा, नंबर्स नाज़रीन हमारे जो है आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आपको नंबर नया है, कॉल करें। वो ये पुराना नंबर है, नंबर पुराना है, नंबर पुराना है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, नंबर पुराना है। लेकिन लोग हमारे पास जो है वो कॉलर्स आएँ और बात करें और बताएं कि नए साल में वो क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या उनकी प्लानिंग है। जैसे शिफा ने कहा कि भाई वो तो अभी प्लानिंग के बारे में मैं तो अभी सोच ही रही थी कि इतनी जल्दी नया साल आ गया। हाँ, तो आपने थोड़ा देर से सोचना शुरू किया होगा ना। 31 दिसंबर को आपको ख्याल आया होगा अरे नया साल भी नया साल ही आन खड़ा हो गया, तो कोई प्लानिंग ही कर लूँ मैं। तो इस तरीके से आपकी प्लानिंग जो है वो देर से हो गई। लेकिन ये कि कोई हम जो है ना, वो मसला ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं, उनको हल करना है नए साल में। बिल्कुल, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में उसका आप शुक्रगुजारी करें, वो तो उसका बिल्कुल शुक्रगुजार होना चाहिए आपको, क्योंकि अब तो फिर एक नई वेव आ गई है। ये भी आप देखें कि ये नया है, इस साल में नया आया है, नया कोरोना और नई वेव, 5वीं वेव है नाजरीन पाकिस्तान में, और उस जिसका कि आगाज़ हो गया, इब्तिदा हो गई है। तो नए साल के जोश में इतना ना आप लोग खुद आपे से बाहर हो जाएं कि मास्क शास्क और वो चीज़ भूल जाएं। वो चीज़ अभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और वो दरमियान में मौजूद है हमारे, नजर हमें नहीं आ रहा लेकिन वो है। थोड़ी रखा हुआ होता है बिल्कुल। नहीं नाजरीन, इसने पहना भी हुआ था बाकायदा, और पहना हुआ था, बिल्कुल सही है। तो एक काम करते हैं, नए साल का नया वेदर बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से गुफ्तगू भी करते हैं और आपको कुछ स्टोरीज भी सुनाते हैं। लेकिन ये है कि जो बात है वो हमने असल में आज आपसे करनी है। आप लोग कॉल्स कीजिए, बताइए आप क्या चाहते हैं इस नए साल से, क्या है आज बता ही दे भाई, आज बता ही दे। नए साल की ख्वाहिशात पर बात करेंगे आज आपकी, ठीक है जी। तो कॉलर्स जो है वो लाइन अप कर लें जी, ज़बरदस्त, ठीक है जी। अब जो है वो हम बात करते हैं नए साल के मौसम की। अच्छा, नया साल जो है जब भी आता है, मैंने ये बड़ी एक नोट की है बात, जब भी नया साल आता है सर्दी होती है। ये कुछ है क्या? किस इलाके में वैसे? अक्सर पाकिस्तान में, हाँ अक्सर इलाकों में होती है, पाकिस्तान में अक्सर सर्दी होती है जब भी नया साल आता है। ये कुछ है कनेक्शन, कुछ है कनेक्शन। आपने ये नोट नहीं किया? नहीं, मैंने कहा नोट, हम तो कमकल किस्म के लोग हैं, हमें क्या पता वैसे, हम तो अभी इतना नहीं, हम इल्म पे अमल पैरा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं अपनी, ऑब्जर्व करें चीजें। वैसे आपकी सोहबत में हम ये काम सीख लेंगे, ऑब्जर्व करना, क्रिटिकल एनालिसिस इसको कहते हैं, बिल्कुल जी, ये जरूरी है, ठीक है बिल्कुल। तो बहरहाल मैं मौसम बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। बादल आपको वैसे हर शहर में नजर आ रहे हैं, अब पता नहीं ये बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, इसका कुछ नहीं पता। वैसे इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस कुछ हैं बारिशों की, कल की लाहौर की भी गलबन प्रेडिक्शन है, उसके अलावा कराची की भी कुछ प्रेडिक्शन है। तो बारिशों के लिए तैयार रहिए।
अच्छा, उसके बाद है जी इस्लामाबाद के बाद है लाहौर। लाहौर में कम से कम है 11 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद है कराची। कराची में कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर है पेशावर। पेशावर में कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे आखिर में है क्वेटा, जहां कम से कम है 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये हो गया जी मौसम का मामला। बिल्कुल सही। मौसम मैंने आपको बता दिया, ठंडा ठंडा मौसम है हर जगह पर। और कौन है जी? मलिक राशिद साहब है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र। नया साल शुरू हो गया आपकी तरफ? नया साल शुरू हो गया, चांद नजर आ गए जी। नया साल बहुत मुबारक हो सर आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो जी। बस अल्लाह ताला खुशियाँ लेकर आए सबके लिए। आमीन। और अवैस भाई भी मौसम का बता रहे थे, कराची में भी मेहमान के तौर पे सर्दी या थोड़ी बहुत बारिश आती है। हाँ। तो वो भी हमें बताएं कि इस हफ्ते में कोई एक्सपेक्टेड था कि यहाँ भी कोई शायद कुछ बूंदाबांदी होने का चांस है जी। सर्दी बिल्कुल बड़ी अच्छी लगती है इस मौसम में, बस बड़ा अच्छा खाने पीने का बड़ा दिल करता है। हाँ ये तो है कराची में, लेकिन कब सर्दी होती है ना जरा। अभी भी जब मैं आया हूँ तो बस मामला ऐसा ही था, क्योंकि कराची वाले जो है वो सर्दी बस छू के गुजरती है, खाना पूरी है बस, अखलाकन ऐसा ही। बिल्कुल जी। तो आपके क्या टारगेट्स हैं नए साल के, अज़ाइम क्या हैं? देखिए हालात तो बड़े मुश्किल हैं, लेकिन वो एक फराज का शेर है कि अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। वाह 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 भाई वाह वाह। बात ये है कि हमने जो है वो चिराग बुझने नहीं देना, मुकाबला करना है। तो बस ये है कि महंगाई है, हालात हैं। ये तो चलो मुल्क की हुकूमती हालात है ना। जिंदगी में अपना पर्सनल टारगेट क्या कोई बनाया इस साल? कुछ आपने ऐसा क्या नया करना है अपने लिए, अपने तौर पर बताइए, पर्सनली बताइए। जी बस मैंने पहले भी इजहार किया था कि नया साल आता है बिल्कुल ऐसे गुजरता है, अब तो जैसे दिन है और महीने हैं, साल ऐसे गुजर जाता है फौरन। सही है, लेकिन हमने यूटिलाइज करना है, वक्त जाया नहीं करना, उसको मैक्सिमम अच्छा यूटिलाइज करना है पॉजिटिवली, ताकि ये कि और फिर ये है कि मैं अपने जो अपने तौर पे सोचा है कि पहले से ज्यादा मेहनत करनी है, वर्क करना है, काम करना है, ताकि एक इंसान अपने लिए एक पॉजिटिव टारगेट सेट करके आगे अच्छा बढ़ने की एक ख्वाहिश करनी है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। गुड, सीखें, क्या बात है, मेहनत करनी है उन्होंने इस साल, बिल्कुल मेहनत, मुशक्कत करनी है उन्होंने इस साल। मलिक साहब, राशिद साहब, गुड, ये आपका जो ख्याल है बेहतरीन ख्याल है, गुड, शाबाश, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपने कॉल की, अपने नए साल के मेहनती प्लान से आगाह किया है। मेहनती प्लान से बिल्कुल। तो हम पहले वो थोड़ी सी मुझे थकावट भी हो गई है फौरन से सुन के। मेहनत का तो सुनते ही आपको थकावट हो जाती है, आपका तो मामला ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा है नाजरीन, लेकिन चले बस काम का कहना होता है, काम का लफ्ज इनके सामने आ जाए काम, तो फिर मैं काम हो जाती हूँ, मैं फिर काम फील कर लेती हूँ, बिल्कुल काम तमाम हो जाता है। अच्छा जी, ठीक है, तो स्टोरीज की तरफ भी चलते हैं, साथ साथ कॉलर्स भी हम लेते रहेंगे। सबसे पहला मैं आपको वो रिकॉर्ड बता दूं भाई, एक रिकॉर्ड बनाया है भाई, वो उसकी उस स्टोरी से हम आगाज करते हैं। मैं सोच रहा था आगे बताऊं, लेकिन पहले मोहम्मद हसनैन की स्टोरी जो है वो आपको बताते हैं। वो जो कमाल हुआ है ना, काम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं और फास्ट बॉलर हैं, नौजवान फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद हसनैन। उन्होंने वो आजकल गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, हाँ, और बिग बैश लीग जो है वो उसमें परफॉर्म करें। पहले तो क्या कमाल परफॉर्म कर रहे हैं, डेब्यू उनका डेब्यू, ये 3 विकेटें जो उन्होंने लिए भाई, ये दिखाएं जरा, ये दिखाएं, ये क्या कमाल 3 विकेटें लिए उन्होंने पहले ओवर में, जबरदस्त। क्या बात, वाह वाह। Of him getting a hat trick, we haven't seen much of him, and here behind him, here we go, the answer. ये तीसरी, ये क्या बात है, ये देखो कैच भी बड़ा अच्छा पकड़ा, तबाहकुन बॉलिंग, बिल्कुल बिठा दी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सारे लोगों पर अपनी। और सिडनी थंडर्स की जानिब से ये खेल रहे थे बिग बैश लीग के। पहले ओवर में इन्होंने 3 विकेटें ली, कोई रन नहीं दिया, और अपने ओवर की दूसरी, तीसरी और 5वीं गेंद पर इन्होंने ये विकेटें ली थी। और मोहम्मद हसनैन जो है, उनके अलावा फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था बिग बैश लीग में। दिलबर हुसैन और सैयद फरीदौन भी जो है वो इस वक्त भी बिग बैश लीग खेल रहे हैं, और ये रिकॉर्ड था। तो अच्छा, आपने ये देखा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021 और बिगिनिंग भी माशाल्लाह ऐसे ही रहे, अल्लाह करे, लेकिन पाकिस्तानी जो प्लेयर्स
हैं हाँ क्रिकेट के वो कुछ उभरे हैं और काफी उभरे। और वो हमेशा जब हम ये कहते थे ना कि देखें एक वक्त के बाद पाकिस्तान में वो क्रिकेट स्टार्स पैदा नहीं हुए, तो वो लगता है कि इन 1-2 सालों में वो क्रिकेट स्टार्स पैदा हो गए हैं। क्रिकेट स्टार्स, सुपर स्टार्स पैदा हो गए जिन्हें दुनिया ने मान लिया, जिन्हें दुनिया ने कहा कि भाई वाकई ये है। भाई अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में किसी को बताना है तो आप उन मैचेस का बताएं जिसमें से वैसे एक मैंने और आपने भी देखा था, और क्या वो मैच था, बस आखिरी वक्त तक हम बस उंगलियां चबा रहे थे न्यूजीलैंड का, अफगानिस्तान का, और क्या मतलब कमाल कर दिया। लेकिन उसमें पाकिस्तान ने प्रूव किया कि यस वी आर अ टीम, और हम जो है वो टीम बनकर जब खेलते हैं तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देते हैं। बिल्कुल बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देते हैं। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर है जी, चले जी, फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फजलुर रहमान साहब, कैसे हैं? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं शुक्र। आपकी सियासत कैसी चल रही है? जी सर मेरी सियासत ठीक चल रही है, और सर आज मैं खेल के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जी मोहम्मद हसनैन ने जैसे विकेट लिए 3 बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह हमारे बिलाल आसिफ है, हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेकिन वो टीम में सर नहीं आ रहे। हम उनके फैन हैं, उनको टीम में आना चाहिए। रजवान हुसैन लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, उनको खिलाना चाहिए। हमारे जो बेस्ट प्लेयर है सर उनको मौका देना चाहिए। हम चाहते हैं कि बाकी लोग हमारे मुल्क में आगे खेले, लेकिन हमारे जो बेस्ट प्लेयर है वो बाहर होते हैं, जैसे मोहम्मद इरफान है, वो तो जी जो वो असल खेल सकते हैं, वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, उनको खिलाना चाहिए। ठीक है ये इनका सिलेक्टर्स की अभी जो है ना वो एक नई खेप तैयार हो रही है, उसमें आप अपना नाम जरूर डालिएगा। हाँ सर नए साल की तैयारियां कैसी हैं आपकी? नए साल की तैयारियां मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं एक नई गाड़ी लूंगा। अच्छा माशाल्लाह। वाह वाह, महंगाई नहीं है सर? महंगाई जी महंगाई के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए हमारा जो मुल्क की जो हाँ कॉल कट गई। ये क्या हुआ? वो उनकी तो नई गाड़ी की सारी नहीं, अभी तो मैंने पूछना था भाई उनसे, गाड़ी की डिटेल लेनी थी मैंने। मतलब अल्लाह मुबारक करे, वैसे अल्लाह ताला उनको नसीब करे नए साल में। मतलब जाहिर है हर शख्स अपने लिए भी सोचता है, तो ये है कि अभी तो मैं सर पूछने लगी थी उनसे कि क्या कलर कौन सा लेंगे। मेरा कलर में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो कलर कौन सा लेंगे। सही, ठीक है जी। चले अब ये जो भी अगले कॉलर होंगे उनसे हम पूछ लेंगे कि भाई वो कौन सी गाड़ी। लेकिन ये मजेदार इनका, वैसे इन्होंने अपना ये रखा हुआ है एम। जाहिर है वो गाड़ी खरीदने के लिए इनको वो पैसे जमा करने होंगे, और फिर जाहिर है मेहनत करनी होगी। तो गाड़ियां भी महंगी हो गई हैं। गाड़ियां महंगी, आपको क्या पता शिफा, आप लोग कोई महंगाई नहीं है वैसे, कोई नहीं। देखें आप लोग, उन्होंने कहा मैं गाड़ी लूंगा, कोई महंगाई नहीं है, ये आप और हम। चले देखते हैं और अगले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी शहजाद भाई, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए आप कैसे हैं, क्या प्लान है नए साल के? सर नए साल के प्लान तो यही है कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर लाए, हमारे माशी हालात बेहतर हों। ये प्लान थोड़ी, ये तो दुआ है भाई। ठीक है वो खत्म हो। हाँ ये तो दुआ है, और हम सबकी ये दुआ है। आपका प्लान क्या है, जाती जिंदगी में क्या करना है? सर अभी तो फिलहाल बच्चों पे फोकस है। मैं मोहम्मद हसनैन के बारे में बात करना चाह रहा था कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल वाकई। और हमारे नौजवान क्रिकेटर हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं अदर कंट्री में, हमें बड़ी खुशी होती है। हाँ आपके कितने बच्चे? मेरे जी 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनमें से किसी को क्रिकेट का शौक है? सर क्रिकेट का सबसे छोटे को शौक है, उसका नाम भी मोहम्मद हसन है। अच्छा माशाल्लाह, वाह वेरी गुड, जबरदस्त। तो आपने अपना शौक उसमें ट्रांसफर किया है, आपने अपने शौक पूरे कर लिए? सर हमारे वो उम्र गुजर गई है, शौक तो बड़ा था। है सर कितनी अभी आप इस साल जब आपकी सालगिरह होगी तो आप कितने के हो जाएंगे? जी मैं हो जाऊंगा 40 का हो जाऊंगा माशाल्लाह। तो सर अभी क्या, अभी तो ये तो बस मैं दरअसल अवैस को कहती हूँ कि अवैस तुम्हारी उम्र अब गुजर गई है। ये आपके जहन की इख्तरा है भाई। हाँ बिल्कुल सर, ये अवैस ऑलवेज प्रूव्स मी रॉन्ग। बिल्कुल, एज इज जस्ट अ नंबर। ये बात छोड़ दीजिए कि मेरी उम्र गुजर गई है, ये भूल जाएं। ये आप इस साल का अपना जो है मिशन हदफ बना लें कि छोटे वाले के साथ आपने क्रिकेट खेलनी है। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह उसको ट्रेन करेंगे पूरा जितना हो सका हमसे, बाकी अदर क्लब वगैरह से करवाएंगे उसकी ट्रेनिंग वगैरह। हाँ बिल्कुल, ये बात हुई ना, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर।
अरे जी, अगली खबर भी सुना देते हैं। अगली खबर भी सुना देते हैं। अगली खबर एक बड़ी खुशाइंद है और वो ये है कि औरत पर जुल्म जो है वो तौहीन खुदा के मुतरादिफ है। और ये बात की है पोप फ्रांसिस ने, जो कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा हैं पोप फ्रांसिस। उन्होंने नए साल के आगाज़ पर की जाने वाली अपनी तकरीर में जो है ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है बेसिकली। और उन्होंने ये कहा है वेटिकन के जो सेंट पीटर्स जो है बेसिलिका चर्च, उसमें साल नौ के मौका पर खुसूसी दुआइया तकरीब हुई जिसमें कि उन्होंने खिताब किया। और 88 साल पोप फ्रांसिस जो है उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है, जो जुल्म होता है, उसको ख़त्म करना हम सब की जो है वो अहम ज़िम्मेदारी है। और पोप फ्रांसिस ने यह भी अपने खिताब में कहा कि एक खातून को तकलीफ़ पहुँचाना खुदा की तौहीन करने जैसा है उनके मुताबिक। तो उन्होंने अपने खिताब में लोगों को इस चीज़ पर उकसाया है कि वो ख़वातीन पर होने वाले जो मज़ालिम हैं उनके खिलाफ़ भी आवाज़ उठाएँ और ख़ुद भी अपना जो रवैया है ख़वातीन के साथ नरम करें। और इस चीज़ को दुनिया से, और ज़ाहिर है सिर्फ वहाँ पर तो नहीं है ये सारा ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम, सारी दुनिया में। तो उन्होंने बेसिकली यही लोगों से अपील की है कि लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि ख़वातीन के ख़िलाफ़, बच्चों के ख़िलाफ़ या जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, बेसिकली उनका मतलब ये था कि उनके खिलाफ मज़ालिम ना हों और इसके खिलाफ हम सब जो है मिलकर इकट्ठे होकर जदोजहद करते रहें। तो ये पोप फ्रांसिस का जो है इब्तिदाइया जो साल 9 के आगाज़ पर जो उनकी तकरीर थी उसमें उनका मुद्दा ये था बेसिकली। गुड। ख़वातीन जो है वो ज़ाहिर है हमारे माशरे का और पाकिस्तान में खास तौर पर जब हम खबरें देखते हैं मुख्तलिफ बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जो सारी दुनिया में होती हैं, हमारे यहाँ पर भी इस तरह की खबरें आती हैं कि जहाँ पर वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में खुसूसी तौर पर ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ जो किया जाता है मामला तशद्दुद का या हरासानी का, तो उनके ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ उठानी है। ये हमने अपने साल का मिशन बना लेना है कि जहाँ हम देखें कि ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पर हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। जब हम कहेंगे, बोलना शुरू करेंगे, उस वक्त ही कुछ तब्दीली आएगी। जब हम देखकर इग्नोर करते रहेंगे चीज़ों को तो फिर मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। वही है ना, वो पता नहीं किसने कहा था कि दुनिया जो है वो अच्छे लोगों के, जब आपको ना समझ में आ रहा हो किसने कहा है तो नाज़रीन अवैस ने कहा था। अवैस ने एक वक्त में किसी तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा था कि अगर दुनिया में जो बुराई है वो इसलिए नहीं है कि वो बुरे लोग बुराई कर रहे हैं, वो इसलिए है कि अच्छे लोग खामोश हैं। वाह, बिल्कुल। कॉलर कौन है हमारे साथ? अमजद फारूक साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अमजद फारूक, क्या टू इस तरह बोल रहे हैं? अमजद साहब क्या कट गई है कॉल, हमारी ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप। और उन्होंने मेरी बात सुनी ना, मेरा कॉल सुना, उन्होंने कहा बस ठीक है। मैं यही तो कहने वाला था बस वो भी यही कहने वाले थे। नाज़रीन अगली खबर आपको बताता हूँ, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है और वो चूँकि खलाई खबरों से आपको पता है मेरी बड़ी एक ताल्लुकात है, उनसियत है। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारा जो है नासा, उसने खलाई मखलूक से राब्ते की सूरत में उन्हें अपना मजहबी नुक्ता नज़र समझाने के लिए एक पादरी को, एक राहिब को और एक इमाम को मुलाजिमत पर रखा है। जी देखें, नासा कर रहा है ये, हम करें तो फिर गलत हो जाता है। वजह ताकि उनसे डिस्कशन जब हो रही होगी, उनसे भी यही डिस्कशन करके फसाद ही फैलाना है। नहीं, फसाद नहीं फैलाना, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। नहीं, हमने क्यों, मतलब उन्होंने क्यों बताना है पॉइंट ऑफ व्यू? आप उनसे साइंस पे बात, उनकी जिंदगी पे बात करें, आप कौन लोग हैं, कहाँ रहते थे अभी तक, हमें नजर क्यों नहीं आते थे, मगर कुछ देखिए मजहब जो है वो जिंदगी का अहम तरीन मामला है। देखिए ये बात प्रूव ये करती है कि सारे जो मसाइल है ना, नहीं मसाइल ये जन्म वहां से लेते हैं, चाहे करार है वो हमारे लोगों से हो। ये मसाइल मेरे ही अपने वहाँ से आ रहे हैं, बाहर से, बिल्कुल जी, वेस्ट से आ रहे हैं। उनका बड़ा ये चीज है कि भाई हम जो है हमारा मजहब हो, आपका मजहब ना हो, आप आजादी से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही उनको भी इकलाई मखलूक को भी अपना ही समझाना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने वैसे डिस्कशन के लिए एक टीम बनाई है। उन्होंने बेसिकली एक मुसलमान ईसाई है, एक यहूदी है और दीगर रिप्रेजेंटेशन सबकी डाली है। वैसे उन्होंने मजहबी पेशवाओं को उन्होंने मुलाजिमत में रखा है, 24 को। उनका मकसद क्या है कि वो एक जामे तरीन जवाब तैयार करें कि अगर किसी खलाई मखलूक से हमारा राब्ता होता है तो ऐसी सूरत में एक पूरी बनी नोए इंसानी की जो हैसियत से हमारा जो जामे तरीन जवाब है वो क्या होना चाहिए, जो हमारी जो इल्मी सतह है उसके साथ साथ हमारे मजहबी अकायद का भी इज़हार करें। जब हम उनसे डिस्कशन कर रहे होंगे तो इस मकसद के लिए न्यू जर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मरकज़ के बराए मजहबी तहकीक में 1 साल का प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुमकिन खलाई मखलूक से राब्ते का जवाब मुरतब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो ये सब काम हो गया है। यहाँ पे हो गया ये काम, सबको एक दूसरे की समझ आ गई है, टॉलरेंस से, मोहब्बत से बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया। अब वहाँ पे ये काम करेंगे। यहाँ पे भी करो नासा वालों, जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे करो, जहाँ पे मार धाड़ कर रहे हो, जहाँ पे लोगों पे अटैक्स कर रहे हो उधर कर लो पहले। देख ले, फलस्तीन पर
ये जो नए साल का आगाज हुआ है वो कैसे हुआ है? इसराइली बमबारी से हुआ है। ये नए साल का आगाज हुआ है बिल्कुल। और वो पूरा जो खुत्ता है खित्ते में जो है वो मामला सारा मजहबी बुनियाद पर चल रहा है, इसलिए मैं कह रही हूं। और उधर जो है वो बम मारकर आप जो है वो इफ्तिताह कर रहे हैं और नए साल का आगाज कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। खलाई मखलूक से आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ बैठकर उनको अपने मजहबी अकायद बताएंगे। बेसिकली तो इन्होंने अपने ही मजहबी अकायद बताने हैं उनको भी, आखिर में वो नहीं मानेंगे तो उन पे भी बमबारी करेंगे। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। नाजरीन समझ तो आपको गए ही होंगे, मतलब हमें कुछ कहने की तो जरूरत नहीं है। अदनान अली साहब है कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत बहुत नया साल मुबारक हो अदनान साहब। आप लोगों को भी बहुत मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू। अदनान साहब ये बताएं कि नए साल के आपके अज़ाइम क्या हैं? अज़ाइम तो मेरे ये है कि आने वाली नस्ल के लिए गैस बिजली सब कुछ बचत करना है इस साल, ताकि जो है ना हम आने वाली नस्ल को ये गिफ्ट दे सके। वाह वाह। तो बचत करने का क्या तरीका इख्तियार करेंगे आप? तो जितने भी मतलब ये कि मेरे मसाइल है, या मतलब ये कि जितना भी फर्ज करो मैं गैस जो है ना ज्यादा यूज करूँ, उसको कम जितना भी कम कर सकूँ यूज करूंगा। हद से ज्यादा बिजली जो अगर मैं तकरीबन 50% यूज कर रहा था, अभी मैं बोलूँ कि 10% यूज कर सकूँ। क्या बात है अदनान साहब, ये चीज अगर सब लोग इम्प्लीमेंट कर लें, अपनी जिंदगी पर लागू कर लें, पूरे पाकिस्तान के लोग, तो एनर्जी के आधे मसाइल तो हल हो जाएंगे। बिल्कुल। बड़ा अच्छा आपने ये आइडिया दिया है। गुड अदनान साहब, खुश कीता है। गुड। खुशाला दिकड़म नहीं, उनको कहे खुशाला दिकड़म। खुशाला दिकड़म कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे भी हमने कह दिया बिल्कुल सही है। खुशाल, आप भी खुशाल हो से अदनान साहब। जबरदस्त, वैसे बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी ये जो दी है। अल्लाह करे कि हमारे दफातर में, इदारों में, दफ्तरों में, हर जगह पे ये सोच जो है वो आ जाए। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदनान साहब, अच्छी बात की अदनान साहब। मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, ये जो नया साल है इसमें एक और मामला भी हो रहा है, ब्लैकबेरी फ़ोन। आप लोग तो खैर हर साल नए फ़ोन लेने वाले लोग हैं, आप लोगों को याद ही होगा ब्लैकबेरी फ़ोन जो है वो क्या नहीं पुराना फ़ोन है बिल्कुल। कोई जब गए थे तो आपके पास दूसरा था, बेच दिया, पैसों की जरूरत थी, बेच दिया। मैंने कहा भाई पैसे तो मैं आपको बता दूं कि जिसके पास पुराना ब्लैकबेरी फोन है, अगर तो वो चाहें तो अब उसको बेचें नहीं, संभाल के रख लें, कोई खरीदेगा भी शायद नहीं। बन जाएगा वो, एंटीक बन जाएगा, क्योंकि एक दौर था जिसमें ये फोन्स इंतहाई मकबूल थे और ब्लैकबेरी सिंबल थे। बिल्कुल भाई, बड़े बड़े लोगों के पास, अमीरों के पास ये फोन्स हुआ करते थे ब्लैकबेरी। आखिरकार अब ये ब्लैकबेरी फोन जो है वो बंद हो रहे हैं। और 2000 में दुनिया भर में अपने क्लासिक स्मार्टफोन्स के जरिए मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले ये जो कैनेडियन कंपनी है ब्लैकबेरी, इन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी तमाम डिवाइसेस के लिए अपनी सर्विसेज खत्म कर रही है। और एक ज़माना था जब ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स बहुत ही मशहूर थे, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे लीडरान की भी बात हो जाती थी, फलां का ब्लैकबेरी जो है वो चैट लीक हो गई वगैरह वगैरह। उस दौर के पनामा पेपर्स वो हुआ करते थे, तो ब्लैकबेरी लीक्स। तो दौर उरूज में खैर ब्लैकबेरी जो है वो एंड्रॉइड फोन हो या एप्पल हो, सबसे आगे भाई। बिल्कुल सबसे आगे था अपने वक्त सामने, मतलब ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं थी। हाँ नया, और ये तो बिल्कुल बन रहे थे, वो तो एस्टैब्लिश हो चुके हुए थे। लेकिन एप्पल फोन ने टच स्क्रीन को बेहतर से बेहतर बनाकर इस पूरे निजाम को बड़ा ही धचका पहुंचाया बाद में। और फिर दूसरी जानिब कई स्कैंडल्स और डेटा लीक्स, जिस तरह से अभी हमने बताया कि ब्लैकबेरी से लीक हो जाते थे, तो उसकी खिलाफ वर्जी जो है उसके बाद ब्लैकबेरी ने का जो ग्राफ है वो बड़ी तेजी से गिरा, लोगों में बड़ा वो गैर मकबूल हो गया। और अब ब्लैकबेरी जो है उन्होंने 4 जनवरी 2022 से अपनी तमाम सहूलियात खत्म करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। कहानी किस्सा खत्म हो गया, किस्सा मुख्तसरन हो गया। अच्छा, किस्सा मुख्तसर करने से एक और खबर भी है, ऑस्ट्रिया में लोग किस्सा मुख्तसर कैसा कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक और हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम, नया साल मुबारक जी आप दोनों को। जी आपको मुबारक हो जी। अच्छा जी, सर बड़ी सिंपल बात है कि आप पूछ रहे हैं कि नया साल की क्या प्लानिंग करेंगे। हाँ। जी। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये कहूँ कि जी ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह करेंगे। एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, और वो ये है कि आप अपनी जो पिछले साल की शॉर्टकमिंग्स हैं उनको सामने रख लें और देख लें कि आपने क्या क्या काम जो है वो गलत किए और क्या ठीक किए। मुहासबा कर लें अपना, भाई वाह, जरूरी है। जो अच्छे काम किए आपके नजर में वो उनको फॉलो करें, सही। जो बुरे काम किए उसकी प्लानिंग करके आइंदा से वो ना करें। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने अहमद साहब, यही करना चाहिए सबको। अच्छा, हम एक काम करते हैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे, मुक गया जो ब्लैकबेरी का जो सारा मामला था वो खत्म हो गया। इस तरीके से एक कानून पास हुआ है, यूरोप का मुल्क है ऑस्ट्रिया, उसमें एक नया कानून पास हुआ है और अब लोग
कानूनी तौर पर खुद से अपनी मौत का फैसला कर सकते हैं। ये जो यूथनेसिया जिसको कहते हैं, ऑस्ट्रिया की पार्लियामान ने दिसंबर 2021 में ये कानून पास किया है और उसके तहत ऐसे बालिग अफराद जिन्हें इंतहाई तकलीफदेह और नाकाबिल इलाज बीमारी लाहक हो, वो कानूनी तौर पर यूथनेसिया या खुदकुशी या उसमें मुआवनत की दरख्वास्त दे सकते हैं। और कानून में ये वाज़े किया गया है कि ऐसे केसेस की सख्ती से निगरानी की जाएगी। दरख्वास्त की मंजूरी से पहले 2 डॉक्टर्स जायज़ा लेंगे कि आया उसे कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उस कानून की वजह जो है तो बुनियादी तौर पर यह है कि कई अफराद बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ होती है उस बीमारी के बायस, तो ऐसा फैसला करते हैं। लेकिन दुनिया भर के ज़्यादातर ममालिक में इसको गैर कानूनी है। आप अपने आप को कत्ल कर रहे हैं, किसी और को कत्ल करें या अपने आप को कत्ल करें, बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि ये बराबर है ये। और ऐसी किसी भी फ़र्द की मदद जो है वो भी काबिल सज़ा जुर्म है। हाँ, जो किसी और की मदद करे ऐसे काम करने में। बिल्कुल। तो कानून की जो मंजूरी है उसके बाद ये वाज़े किया गया है कि किसी भी फ़र्द की जानिब से आम हालात में खुदकुशी में मुआवनत अब भी जुर्म तस्वुर की जाएगी, जबकि नए कानून में नाबालिग अफराद और जहनी मरीज़ों को भी मुआवनत की इजाज़त नहीं है। और इस कानून के हवाले से भी ऑस्ट्रिया की जो हस्ब इख्तिलाफ है वो शोर मचा रही है। हस्ब इख्तिलाफ का तो काम यही है कि वो शोर मचाए, वो मुखालिफत कर रही है। वो कह रही है कि कानून में खुदकुशी में मुआवनत के हकदार अफराद के लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय रुकावटें पैदा की जा रही हैं। बिल्कुल, मतलब वो आसानी से खुदकुशी भी नहीं कर सकते। उनका ख्याल है कि उनको आसानी से खुदकुशी करने दो। हाँ, मतलब उसमें उन्होंने कोई निकाले होंगे कानून, कोई पेचीदगियाँ डाली होंगी, उसके अंदर ज़्यादा चेक एंड बैलेंस, ज़्यादा वेरिफिकेशन रखी हुई होगी। तो बहरहाल इस पर जो है वो ऑस्ट्रिया की जो हिस्ब मुखालिफ है उसको भी एतराज़ हो रहा है। बिल्कुल। तो ये आप देखें कि ये चल रहा है दुनिया में, नए साल में ये हो रहा है। अच्छा, अब हम चूंकि अपने यहाँ की सियासत की भी बात कर ही लेते हैं। हस्ब इख्तिलाफ तो इधर भी बहुत मुतहर्रिक है और वो क्या करेगी ये हमें देखना है। क्योंकि अगर हम बात करें पीटीआई की, तो पीटीआई का जो दौरे हुकूमत है वो 2018 में शुरू हुआ था और अब वादों और दावों के दरमियान साल 2021 का हो चुका है इख्तिताम। बिल्कुल। और साल के इख्तिताम पर IMF की शराइत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने मिनी बजट भी पास कर लिया, पेश किया पास, तो अभी वो मतलब टेबल कर लिया। बिल्कुल हो गया। वो कौन करेगा? आपने पहले से कह दिया भाई, पहले ही हो जाना है उसको। मैं आपको बता रहा हूँ वो उस पे कोई ऐसी मुखालिफत नहीं की जाएगी अपोजिशन की तरफ से। हाँ, पास तो वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पास हो जाएगा। शोर शराबा, नाजरीन, किस्सा मुख्तसरन ये है कि शोर शराबा उस पे जारी, शोर शराबा जारी है। लेकिन तकरीबन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लग गए टैक्स। मैं बताती हूँ कितनी अशिया पे लग गए। तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स की मद में दी गई जो छूट थी उसको खत्म कर दिया गया है, या उसकी शरह जो है वो वापस 17% कर दी गई है, जिससे कि हुकूमत को अपने खजाने में 343 अरब रुपए इजाफे की तवक्को है। बिल्कुल। और आवाम से 343 अरब रुपए निकलने की तवक्को है। ऐसा ही है, जाहिर है कोई तो देगा तो खजाने में आएगा। तो ये बजट जो है ये मुल्क की महंगाई का एक नई लहर जो है उसको जन्म देगा, ऐसा मानना है हस्ब इख्तिलाफ का। और आवाम भी घबराई हुई है। आवाम के लिए हमने दावत दी है प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब को कि वो आवाम को आके ज़रा हौसला तसल्ली दे दें और याद करा दें कि घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नया साल मुबारक हो आपको। जी, आपको भी नया साल मुबारक हो। आपका पहला शो है नया साल के अंदर। जी बिल्कुल जी। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पहले शो में आप हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताएं, आपका नया साल जो है वो उसके लिए इरादा क्या है? पिछले साल की कौन सी बात आपको खास तौर पर याद है और नए साल के लिए क्या इरादा है? देखें, ये तो आपकी एक, वो कहते हैं ना, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। हाँ। तो जिंदगी है वो तो जद्दोजहद मुसलसल है, और आपकी हमेशा जो कोशिश होती है वो तो यही है कि आप जिस काम के लिए आपको लोगों ने मुंतखब किया है उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करें। 2021 में भी काफी चैलेंजेस हमारे सामने रहे, और सबसे बड़ा चैलेंज तो कोविड-19 का था। अल्हम्दुलिल्लाह उसे हुकूमत ने बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया। खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पॉलिसी है, NCOC का काम है, 7 करोड़ डोजेस जो है वो पाकिस्तान की जो आवाम है उसको लगा चुके हैं, और ये डबल डोज कंप्लीट वैक्सीनेशन है, और इसके ऊपर 250 अरब रुपया जो है वो हुकूमत ने खर्च किया। यही वजह है कि दुनिया के आलमी जरीदे, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, WHO हो, UN हो, वो पाकिस्तान के कोविड हैंडलिंग के जो इकदाम हैं उसकी तारीफ करते नजर आते हैं। और इकोनॉमिस्ट ने तो ये कहा है कि पाकिस्तान में दुनिया में उन टॉप लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त है जिनका, जहां नॉर्मल हो चुके हैं हालात जो कि कोविड से पहले थे। आज हमारे 3 ममालिक की तारीफ की है, उसमें पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान सर फहरिस्त है।
हाँ, लेकिन फरूख साहब, लोग ये पूछ रहे हैं कि अब जो मिनी बजट आप लोगों ने टेबल किया है और अवैस का मानना ये है कि पास हो जाएगा बगैर किसी मज़ाहमत या उसके, तो ये जो मिनी बजट है, इससे पहले जो मेन बजट आप लोगों का आता है, हर साल आप लोगों ने पिछले 2 सालों में तो हमने देखा कि लोगों को टैक्स छूट दी, गाड़ियों पे टैक्सेस कम हो गए, ड्यूटीज़ जो हैं वो माफ़ हो गई या कम हो गई, तो फिर वो चीज़ क्यों करते हैं जब मिनी बजट ही लाना होता है? क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त भी हुकूमत को तो पता है कि IMF के पास जाना है, IMF की इसी किस्म की शराइत होती हैं। जरा मुझे अब एक्सप्लेन कर लेना। देखें, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हमारी हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर पहली बार जो है वो 3 साल के अंदर सप्लीमेंट्री जो है वो बजट लेकर आ रही है, जो कि फाइनेंस बिल के अंदर अमेंडमेंट्स हैं। अब इसे आप मिनी बजट का नाम दे लेते हैं, मेरे नजदीक जो है ये अमेंडमेंट्स हैं। अच्छा। क्योंकि जब पहले हमारी हुकूमत आई थी तो पहली बार नून लीग जो है वो आने वाली हुकूमत का भी बजट बना के चले गई थी और वो सारा विश लिस्ट के ऊपर बजट था। उस वक्त हमने आके अमेंडमेंट्स की थी, लेकिन ये पहली बार है कि हमने पिछले 2 सालों के अंदर किसी किस्म का कोई सप्लीमेंट्री बजट नहीं लेकर आए। नून लीग के 5 साल दौर के अंदर ये हर साल मिनी बजट लेकर आते थे और मिनी बजट लाने की वजह डॉक्यूमेंट को दस्तावेजी करना नहीं होता था, ये हमेशा अपने टैक्स टारगेट से पीछे होते थे, तो ये नए टैक्सेस लगाते थे। और आपको याद होगा कि GST 16% से 17% भी नून लीग की हुकूमत ने किया था, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट अवाम के ऊपर आता है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। बड़ी एक कंफ्यूजन है, वो कहते हैं जी 343 अरब रुपए के टैक्सेस लगे। ये 343 अरब रुपए के टैक्सेस नहीं है, ये इसमें से सिर्फ 71 अरब रुपए के टैक्सेस हैं, जिसमें से जो 69 अरब हैं यानी 69 अरब जो है वो हमारी जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर है। 2 अरब रुपए का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ जो है वो आम आवाम के ऊपर आएगा। जहां 300 अरब रुपया सेल्स टैक्स की मद में जमा होता है, 3000 अरब रुपया सेल्स टैक्स की मद में जमा होता है, वहां 2 अरब रुपया क्या वैल्यू रखता है। मिसाल के तौर पे कंफ्यूजन फैलाई जा रही थी, गोश्त के ऊपर टैक्स लग गया, किसी किस्म का गोश्त के ऊपर, किसी किस्म का चिकन के ऊपर, किसी किस्म का खुले दूध के ऊपर, किसी किस्म का जो हमारी यहाँ की लोकल आइटम्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। हाँ, जो प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड इसको एक्सेसिबल है जिसकी जेब में पैसे हैं, या कोई जो इम्पोर्टेड गोश्त मंगवाता है, स्टेक इम्पोर्टेड मंगवाते हैं, इम्पोर्टेड एग्स मंगवाते हैं, इम्पोर्टेड चीजें आती हैं, वो उसी की जो है वो दस्तरस में है जिसकी जेब में पैसे हैं। तो लिहाजा हमने आम आदमी को प्रोटेक्ट किया। IMF से जो 700 अरब रुपए के टैक्सेस का मुतालबा था उसको हम कम किया। ये जो हमने बाकी जो टैक्सेस हैं ये रिफंडेबल हैं और ये एडजस्टेबल हैं। और ये भी आपको बताता चलूं कि हमारी गुडविल है हमारे FDR की हुकूमत की कि हमने पिछले साल 250 अरब रुपया रिफंड की मद में रिकॉर्ड वापस किया और पहले 6 माह में अभी तक हम 150 अरब रुपया रिफंड दे चुके हैं। इस आग डाल के दौर के अंदर लोगों के रिफंड भी फंसे होते थे, लोग कभी 50 अरब से ज्यादा रिफंड नहीं दिया और वो रिफंड अमाउंट को दिखा के टोटल टैक्स टारगेट को दिखाया जाता था। हम अपने टारगेट से 25% हमने ज्यादा कलेक्ट किया है। हमारा टारगेट था 2600 अरब, हमने 2950 अरब जो है वो जमा किया है। तो लिहाजा आप देखें कि हमारी इकोनॉमी का पहिया भी चल रहा है। 70,000 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, एक साल में उनका 1000 अरब रुपया प्रॉफिट है। एक्सपोर्ट्स में आप देख रही हैं इजाफा हो रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह इजाफा जारी रहा तो 30 अरब डॉलर से जायद की हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी, जो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो ग्रोथ होगी। तो ये वजीर आज़म साहब की पॉलिसीज का नतीजा है। इसके अलावा आप देखें कि हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर पैदावार, कॉटन हो, गन्ना हो, चावल हो, मकई हो, इन सब की पैदावार में इजाफा हुआ है। किसान की जेब में 400 अरब रुपया जो है वो इस साल जो फसलें आई हैं इजाफी गया है। पिछले साल 1100 अरब रुपया किसान की जेब में जो है वो इजाफी गया था। इसके अलावा आप हमारी ऑटोमोबाइल की सेल्स देख लें, सीमेंट की सेल देख लें, आप हमारे ऑयल सेक्टर की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, हर सेक्टर जो है वो इस वक्त ग्रोथ दिखा रहा है। मुल्क के अंदर नई इंडस्ट्री लग रही है, नई मशीनरी आ रही है, जिसके बायस रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। सिर्फ तो फारूक साहब, अब ये 1000 अरब रुपए के मंसूबे, 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी के मंसूबों की मंजूरी हुई है। और खास तौर के ऊपर जो अपना घर, अपना ख्वाब के लिए आप ये देखें कि 100 अरब रुपए के 3 मरला, 5 मरला, 10 मरले के घरों का मालिक बनाना आवाम को मुमकिन बना दिया है वजीर आज़म साहब ने कि वो 3 मरला, 5 मरले, 10 मरले के घर के मालिक बन सकते हैं। 100 अरब रुपए के कर्जे बैंक मंजूर कर चुके हैं, 34 अरब रुपया वो डिस्पर्स कर चुके हैं। लोग वही जो किराए के मकानों में रहते थे, आज उनके लिए वही किराया देकर वो अपने घर के मालिक बन जाएंगे। 15 साल 20 साल की आसान एक साथ में, मुझे बताएं कभी ये किसी ने सोचा था
बिल्कुल सही है, पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिटिव नंबर्स हैं, इसीलिए हमने दरम्यान में इंटरप्ट भी नहीं किया। हाँ मंगलवाला साहब, ये जो सेहत कार्ड हम लेकर आए हैं, ये देखें कि ये वो तो हिस्टोरिक है। नवाज शरीफ ये ले आते आसिफ अली जरदारी। मुझे ये बताएं कि कभी गरीब आदमी ने सोचा था कि उसका किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन फारूक साहब आप लोगों ने आवाम का इतना सोचा, इतने मंसूबे, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ कार्ड, नया घर, अपना घर, सस्ता घर, तालीम और पता नहीं क्या क्या, तो केपी में तो आवाम को ये नजर ही नहीं आया। आवाम ने नहीं सोचा आप लोगों का, और जो तो पता नहीं क्या ही किया आपके साथ। और जो आने वाले जो अब जो 2 साल हैं उसमें भी इम्पैक्ट। एक मिनट जी मंगलवाला साहब, जरा मुझे एक्सप्लेन कर लें सिचुएशन। तो देखें, जब आप बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं तो लोकल बॉडीज के अंदर लोगों का जो मोड होता है, मोड ऑफ वोटिंग होता है, वो डिफरेंट होता है। वहां पर इलाकाई सतह को लोग तरजीह ज्यादा दे रहे होते हैं, वहां पर बरादरियों को तरजीह लोग ज्यादा दे रहे होते हैं। जब आम इंतखाबात होते हैं तो उस वक्त लोग वजीर आजम इमरान खान के लिए वोट कर रहे होते हैं। उन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाना था, इस वजह से वो हमारी सूबाई असम्बली के भी उम्मीदवार को वोट दे रहे थे, कौमी असम्बली के उम्मीदवार को भी वोट दे रहे थे। जब मेयर के इंतखाबात में कुछ हमारी कमजोर हिकमत अमली थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम उस तरह सोच समझ के टिकट्स नहीं दे सके, हमारे 2-2, 3-3 उम्मीदवार खड़े थे, इस वजह से हमें जो है वो बैकलैश वहां से आया। ये हमारा अपना एनालिसिस है, लेकिन अगर आप देखें कोई और ऐसी चीज होती तो फिर बाकी तहसीलें भी हमें हार जानी चाहिए थी। और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पीटीआई ने वोट लिया है, सबसे ज्यादा वोट इंडिविजुअल जमात के तौर के ऊपर फिर भी पीटीआई का है। डायरेक्ट इलेक्शन हमने मेयर्स के करवाए हैं, एम्पावर्ड सिस्टम लेकर आए हैं, ये कभी कोई जमात नहीं लेकर आई, ना नवाज शरीफ लाए ना जरदारी लाए, हमने लोकल बॉडीज को एम्पावर किया। लेकिन सर जो ऑपोजिशन वाले हैं, खास तौर पर जेयूआई वाले, वो तो कहते हैं कि जिन्होंने आपकी सपोर्ट की थी अब उन्होंने आपकी सपोर्ट छोड़ दी है, अब वो गैर जानिबदार हो गए और इसका नतीजा इस वजह से इलेक्शन में ये आया है। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे आप ये बताएं कि ये हमेशा उस तरफ क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि इनकी जो गुड़ती है, जो इनकी पनीरी है, वो शायद उन्हीं गमलों से लगी हुई है। ये इस वजह से इनका उठना बैठना सोना जागना हमेशा जो है वो वहीं इशारतन बात होती है। हम 1,70,00,000 वोट पीटीआई को पाकिस्तान की आवाम ने दिए, इमरान खान को वजीर आजम बनाया, 22 साल जद्दोजहद के बाद बनाया, इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाया उन्होंने। हम अपनी कारकर्दगी के ऊपर यकीन रखते हैं, हम आवाम के पास जाने से नहीं घबराते। ये होते तो आप देखें ये इंतखाबात ही ना होते बल्दियात के। ये आज सिंध के अंदर देख लें, वहां जिस किस्म का निजाम लाना चाहते हैं वहां तो मतलब है कि आप इंतखाबात ही ना करवाएं, लेकिन हम तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद इंतखाबात करवा रहे हैं। फिर आप ये देखें कि वफाकी हुकूमत से तो बात होती है, वजीर उस्मान बुज़दार पे बात होती है, मुराद अली शाह के ऊपर क्यों नहीं बात होती? 13 साल से पीपल्स पार्टी की वहां पर हुकूमत है। पूछे ना बिलावल से कि वहां 20-20 अरब रुपए की गंदम जो चूहे खा जाते हैं, जो गरीब आदमी के पेट से आप नवाले मुंह से छीन लेते हैं, उसका हिसाब कौन देगा? जखीरा दोजों को खुली छुट्टी है, टैंकर माफिया को खुली छुट्टी है, कराची का एक नाला ये नहीं साफ कर सकते, ये इनकी कैपेसिटी है। ग्रीन लाइन पीटीआई की हुकूमत बनाए, K4 पीटीआई की हुकूमत बनाए, कराची सर्कुलर रेलवे पीटीआई बनाए, कराची फ्रेट कॉरिडोर पीटीआई बनाए, सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो है वो पीटीआई बनाए, 450 अरब रुपए का सिंध का रूरल पैकेज लेकर आए, पीटीआई लेकर आए, 45 अरब रुपए की वैक्सीनेशन दे सिंध को, वो पीटीआई सिंध की आवाम को तोहफा दे, इमरान खान दे। 65 अरब रुपया कोविड के दौरान एहसास प्रोग्राम के तहत कैश सिंध की आवाम को वजीर आजम इमरान खान साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किया। और जब कोई बात होती है तो ये कहते हैं वफाक ने हमारे साथ ज्यादती कर दी। मुझे आप बताएं, सिंध के हारी का पानी कौन चोरी करता है? सिंध का वडेरा करता है आसिफ अली। अब भी आपको लगता है कि ये सारी चीजें सिंध वाले देखकर और फिर कराची वाले और सिंध वाले पीटीआई को वोट देंगे, या अगली मर्तबा भी यही होगा कि वहां पर पीपल्स पार्टी का ही राज होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देंगे। और हम इसको मुतहरक अंदाज से जो है वो सिंध की आवाम को ये चीज बताएंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे, उनकी आवाज बनेंगे। सिंध की आवाम को दबा के रखा हुआ है इन्होंने, वहां पर इन्होंने जो जंगल का कानून नाफिज किया हुआ है, आप जाके देखें कि वहां पर थाने कचहरी का जो इस्तेमाल होता है उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। वहां पर जिस किस्म का जुल्म होता है, जो बात करता है उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। जहां इस किस्म का खौफो हरास फैलाया हो, वहां किस नाम की जमहूरियत है? मुझे आप ये बताएं ना। ठीक है, चलें सिंध से दोबारा जरा वफाक पर आते हैं। और साबिक वजीर आजम पे आते हैं, मेरा ख्याल है। हाँ, उनको लाने का क्या प्लान है नवाज शरीफ साहब को? नए साल में कोई खुशखबरी, बुरी खबर दोनों पार्टियों में से किसी के लिए आप यहाँ पे देना चाहें? देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर ये देखना पड़ेगा
कि क्या दुनिया के अंदर किसी वजीर आजम ने जिसने चोरी की हो उसको कोई उसकी पॉलिटिकल पार्टी ग्लोरीफाई करती है? जो मुल्क का वजीर आजम था इकामा लेके बैठा हुआ था। इकामा क्यों लेते हैं? क्योंकि चोरी करनी होती है, चोरी करके बैरून मुल्क अकाउंट्स खोलते हैं, वहां आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती। इसके अलावा लंदन में 4 फ्लैट्स बनाए थे, वो कतरी खाता आया, कैलबरी फाउंड आई, नैब अदालत से सजाएं हो जाती हैं 10 साल की, उसके बाद बीमारी का बहाना करते हैं, बेल्स लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, इलाज नहीं करवाते। तो अब वो आएंगे इस साल, साजिशें करते हैं। सिर्फ मुझे जरा बैकग्राउंड बता लेने दें, वो इश्तिहारी है, उनको आना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको कहूं कि उनकी जो आप ये देखें कि कितनी ढटाई है, वहां एक मुल्क उनको स्टे ही नहीं दे रहा, उसके खिलाफ रिव्यू फाइल किया हुआ है। अब रिव्यू का भी नतीजा सामने आ जाएगा, उनको आना पड़ेगा। और आप ये देखें कि इनको पता था ये चोरी कर रहे हैं और काला धन वहां छुपा रहे हैं। इन्होंने उन ममालिक के साथ किसी किस्म का कोई म्यूचुअल बायलैटरल एग्रीमेंट ही नहीं साइन किया हवालगी के हवाले से। मौजूदा हुकूमत उसके ऊपर काम कर रही है और उसके ऊपर हमारी पेशरफ्त फाइनल मराहिल में है। और ये भी मुमकिन है कि जब वो हमारा माहिदा साइन हो जाता है तो इनकी हवालगी वापसी जो है वो कानूनी तौर के ऊपर हुकूमत मुमकिन बना सकती है। और उस हवाले से हम काफी जो है वो करीब पहुंच चुके हैं। ऐसा तो नहीं है शहबाज शरीफ साहब को भिजवाएंगे कि आप लेकर आए, आपने गारंटी दी थी? वो तो लोगों का कहना ये है कि वो गए तो फिर वो भी गए। देखें उनकी मिसाल तो ये है ना, वो कहते हैं कि मैं जो है उनको जाता हूँ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, वो भी उधर ही बैठ जाएंगे। उनको भी किसी किस्म का जो है ना वो कोई ना कोई दर्द वहां पर महसूस होना शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो आ जाएंगे फारूक साहब, वो वापस आ जाएंगे। उनके मरासिम इधर उधर बहुत अच्छे हैं। नहीं देखें, मरासिम आपके जहां मर्जी अच्छे हो, मरासिम से मामला नहीं पड़ता। इस मुल्क के अंदर एक आइन भी है, कानून भी है, और इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम से कमिटमेंट की हुई है और हम उस कमिटमेंट को जो है वो हर सूरत पूरा करेंगे। और हम जो है वो कानून की अमलदारी के ऊपर भी यकीन रखते हैं। आप ये देखें कि 16 अरब रुपए के जो अकाउंट्स के अंदर इनके मुलाजमीन में पैसे निकल आते हैं, 7-7.5 अरब की जो है वो टीटियां निकल आती हैं। वो लोग जो कभी बैरून मुल्क गए ही नहीं, उनके नाम से टीटियां आ रही हैं। ना नैब के केस में ये कोई जवाब दे रहे हैं, ना ये FIA के केस में कोई जवाब दे रहे हैं। चलान जमा हो गया ना, करें ना ये मुतालबा कि डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग करें, लाए ना सलमान शहबाज को पाकिस्तान वापस, क्यों नहीं लाते? स्पीड अप होना चाहिए। जितना ये चोरों का गैंग है, चोरों का टोला है जो शाम को बैठ के मायूसी फैला रहा होता है, यही तो मुल्क को इस हालत पे पहुंचाने वाले हैं। अब देखते हैं कि उस टोले को किसने किया, आप कैसे डील करते हैं इस नए साल में, और आपके जो टारगेट्स हैं वो जो टारगेट्स हैं वो कैसे पूरे होते हैं और वापस आते हैं या नहीं आते, ये एक अहम चीज़ है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फ़ारूक हबीब साहब, आपका वक्त दिया आपने, और नए साल के लिए हुकूमत के जो टारगेट्स हैं वो हम साथ साथ रिव्यू करते रहेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। आज हम खास तौर पर स्कर्दू आपको लेकर चलना चाहते हैं। चंद दिन पहले वहाँ पर शदीद ज़लज़ले के झटके जो थे वो महसूस किए गए, सैकड़ों घर जो हैं वो तबाह हुए। हमारे साथ हमने उसके नुमाइंदे मोहम्मद अली अंजुम साहब मौजूद हैं वहाँ पर, और वो हमें बताएंगे रिलीफ के हवाले से वहाँ पर अब क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली अंजुम साहब, बता सकते हैं क्या सूरत हाल है अभी स्कर्दू में? जी वालेकुम अस्सलाम। आफ्टर शॉक का सिलसिला सब डिवीजन रंदू में अब भी जारी है। मजमूई तौर पर 45 तो घराने जो है ये जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिसके बाइस लगभग 20,000 के करीब अफराद जो हैं मुतासर हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। शदीद सर्दी है, दर्जे हरारत -20 तक गिर चुका हुआ है, जिसके बाइस जो मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक टेंट्स फराहम कर दी गई हैं और ज़रूरी जो चीज़ें हैं, खुराक समेत जो गर्म कपड़े हैं वो फराहम किए जा रहे हैं, जबकि पाक आर्मी भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुतासरा इलाकों तक खुराक और टेंट्स और दीगर जो लवाजिमात हैं वो पहुंचा रही है। मुतासरीन की बड़ी तादाद अब भी खुले आसमान तले जो है वो ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। खास अगर हम युल्बो की बात करें, सबसर की बात करें, सक की बात करें और तलु ब्लॉक की बात करें, तो वहाँ पर मुतासरीन की बड़ी तादाद है। और चूँकि घर जो है जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं और नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं, इसलिए टेंट्स में जो मुतासरीन हैं वो रहने पर मजबूर हैं। चूँकि टेंट में सर्दी बहुत ज़्यादा है। अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो रोंदू के जो नवाही इलाके हैं, ख़ासतौर पर तलु ब्लॉक और सबसर और तक, यहाँ पर शदीद सर्दी होती है। दर्जे हरारत रात के वक्त -20 तक गिर जाता है। और इसके अलावा इस वक्त मुतासरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं, चूँकि कुछ इलाकों में बर्फ़बारी की भी इतलात हैं। बर्फ़बारी के बाद मुतासरीन की जो
हालत है वो मजीद खराब हो चुकी है। ताहम इंतजामिया के मुताबिक रास्ते खुले हुए हैं अभी मोहम्मद अंजुम साहब, रास्ते खुले हुए हैं। ज़िलज़िले के 22 तकरीबन 21 के करीब जो रास्ता सड़कें हैं वो मुतासर हुई थी, जिनमें से 6 जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इंतजामिया के मुताबिक लगभग 12 के करीब रास्तों को बहाल कर दिया गया है। ज़मीनी रास्ता है सबसर का, तलुक ब्रुक का, वो बहाल कर दिया गया है। ताहम एक इलाका है जिसे पाजी कहा जाता है, वहाँ तक क्योंकि सड़क काफ़ी दुश्वार गुजार थी और वहाँ तक खुराक और दीगर जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई नहीं जा पाई थी। तो वहाँ पर पाक आर्मी ने खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जो मुतासरीन है वहाँ तक गर्म कंबल, खेमे और खुराक पहुँचा दी गई है। मजमूई तौर पर जो 70% जो रास्ते हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहाल करना बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद अली अंजुम साहब हमारे साथ थे और स्कर्दू के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा कराची का रुख करते हैं और चूँकि असद उमर साहब ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन की जो नई वेव है और जो कोरोना की जो नई वेव है, 5वीं वेव जिसको हम कह रहे हैं, उसके नंबर्स कुछ ऐसे सामने आए हैं कि जिसकी वजह से तशवीश का इज़हार किया जा रहा है कि अब ये मामलात शायद बढ़ेंगे। कराची के हवाले से भी ये बात हुई कि वहाँ पर ओमिक्रॉन जो है उसके नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस हवाले से गयासुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कराची में ओमिक्रॉन की क्या सूरत हाल है। जी गयास। देखिए, कराची में जिस तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और मौसम तब्दील हो रहा है, तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि नया वेरिएंट है उसके हवाले से केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। तो ख़ास तौर पर गुलशन इकबाल में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्लॉक 7 के अंदर जो वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया उनकी जानिब से फैसला किया गया था कि वहाँ पर यकमुश्त 12 से 13 केसेस एक साथ रिपोर्ट हुए थे, जिसकी वजह से इस ब्लॉक 7 के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। 14 जनवरी तक ये नफाज किया गया। 31 दिसंबर से आगाज़ किया गया था। जो वहाँ पर गैर ज़रूरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो खाने पीने की दुकानें हैं, वहाँ पर उन्हें तो खोलने की इजाज़त है, जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, जिसमें दूध की दुकानें हैं, उसके साथ साथ राशन शॉप्स हैं, वो तो खुल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो चाय के होटल्स हैं और दीगर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स, उन्हें बंद करा दिया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि 14 दिन के लिए लोगों को पाबंद किया जा रहा है कि वो एहतियात बरतें। इसके साथ साथ वज़ीर आला हाउस से जो हमें फिगर्स सामने आए हैं उसमें यही कहा गया है कि 24 घंटों के दौरान 403 ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं सिंध भर में कोविड के। कोरोना के हवाले से जो परेशान कुन सूरत हाल है वो इस वक्त नहीं है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो है केसेस जो है सामने आ रहे हैं। इनका ये कहना है ज़िला इंतज़ामिया का और सूबाई हुकूमत का कि चूँकि लोगों ने वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक मुकम्मल करा ली है, कराची समेत सूबे भर में तकरीबन 50% से ज़ायद लोग हैं, उन्होंने भी वैक्सीन का प्रोसीजर मुकम्मल करा लिया है अक्सरियत ने। तो इस वजह से ज़रा केसेस की तादाद में कमी नज़र आ रही है और इस हवाले से कोई खातिर खा ख़तरनाक नताइज सामने नहीं आ रहे। चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है, तो मौसम तब्दील होने के साथ ही जो हमने देखा है कि ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम, गले की ख़राबी और इस तरह की बीमारियां सामने आती हैं, वो लोगों को परेशानी ज़रूर है। चूँकि सर्द मौसम हो गया कराची में और कई इलाक़ों में गैस का भी इशू है, तो लोगों के साथ ज़रूर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल बता रहे हैं इंतज़ामिया, वो इस वक्त परेशान कुन नहीं है, लेकिन लोगों से एहतियात बरतने की हिदायत की गई। लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि वो बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गयास साहब आपका। इस वक्त नंबर्स जो हैं वो इतने ख़तरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़िए। जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूरी तौर पर इख्तियार कीजिए, वरना फिर नंबर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल देर नहीं लगती। और सिर्फ आप ये देख लें कि जो रेशो था, अगर परसेंटेज की हम बात करें तो वो 1 से नीचे था, अब वो 1 से तजावुज़ कर गया है। तो इसका मतलब है कि नंबर्स में बढ़ोतरी तो हुई है। बिल्कुल, तो एहतियात और सिर्फ एहतियात, यही एक हल है इस हवाले से। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।